चल पर की बड़ी खबर के साथ एक फिर के सामने मौत जहां पर चलेंगे। सबसे पहले और बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों, भारत जोड़ो यात्रा के स्वागत के लिए दिल्ली कांग्रेस ने कमर कस ली। आज सुबह से ही चलने वाली है दिल्ली के अंदर भारत जोड़ो यात्रा। दोस्तों बताएंगे किस तरीके का है पूरा कार्यक्रम। वहीं पर जैसे ही कोई उनके सामने खड़ा हो जाता है तो वो लड़ते नहीं है, भाग जाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी को लेकर राहुल गांधी ने जबरदस्त निशाना साधा और इसी के साथ में महाराष्ट्र मध्य प्रदेश के बाद हरियाणा के अंदर भी राहुल गांधी की पद यात्रा को विफल करने के लिए जगह जगह लाइट बंद कर दिए गए। दोस्तों बिजली के कनेक्शन काटे गए। बताएंगे क्या है पूरा मामला और किस तरीके के लगे हैं आरोप। इसी के साथ में गुलाम नबी आजाद कांग्रेस पार्टी से इतर अपनी पार्टी बनाने की बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। 2-3 महीने के अंदर ही सारे नेताओं ने एक साथ इस्तीफा दे दिया है और कांग्रेस पार्टी में विलय की हो रही है तैयारी। इसी के साथ में अल्पसंख्यक समुदाय को लेकर आरएसएस करने वाला है एक बड़ा भोज। इससे पहले एक राज्य के अंदर हुआ ऐसा कि आरएसएस को लेकर उठने लगे हैं सवाल। दोस्तों बताएंगे क्या है पूरी अपडेट। वहीं पर हिंदुत्व के नाम पर जनता से वोट मांगने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने राम सेतु की उपस्थिति को लेकर ही सवाल खड़े कर दिए। दोस्तों बताएंगे क्या है पूरा मामला। वहीं पर राजस्थान के अंदर चौधरी चरण सिंह की जयंती पर जुटे विपक्ष के बड़े बड़े नेता सचिन पायलट से लेकर अशोक गहलोत और चौधरी चरण सिंह के पोते जयंत चौधरी भी मौजूद रहे। दोस्तों और इस दौरान एक और ऐसे नेता मौजूद है जो कहीं न कहीं किसान आंदोलन विशाल होने वाली है इस तरीके के संकेत दे रहे हैं। बताएंगे कौन है वो नाम, एक एक करके चलेंगे सभी बड़ी अपडेट की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि राहुल गांधी की पद यात्रा दिल्ली के अंदर और विशाल होने वाली है और भाजपा को कोरोना का नहीं बल्कि राहुल गांधी का डर सता रहा है तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। दोस्तों चलते हैं सबसे पहले और महत्वपूर्ण खबर की तरफ, जहां पर शनिवार सुबह बदरपुर बॉर्डर यानी आज सुबह दिल्ली के अंदर बदरपुर बॉर्डर से राहुल गांधी की पद यात्रा शुरू होने जा रही है। दोस्तों ये यात्रा आश्रम होते हुए हजरत निजामुद्दीन और बाद में इंडिया गेट होते हुए लाल किले पहुंचने वाली है। राजघाट पर राहुल गांधी महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और ये यात्रा 9 दिनों के लिए ब्रेक लेने वाली है और उसके बाद 3 जनवरी को एक बार फिर से जबरदस्त समर्थन के साथ कश्मीर की ओर बढ़ने वाली है। दोस्तों बड़ी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी की इस यात्रा में आज कमल हसन भी शामिल होने आ रहे हैं और उन्होंने मैसेज वीडियो के जरिए देते हुए भारत जोड़ो यात्रा को जमकर अपना समर्थन दिया है। देखते हैं कमल हसन के आने के बाद किस तरीके का जन सैलाब दिल्ली में दिखाई देता है। दोस्तों सारी बड़ी अपडेट आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे और चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर जैसे ही कोई उनके सामने खड़ा हो जाता है तो वो लड़ते नहीं है बल्कि भाग जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर राहुल गांधी की टिप्पणी, उन्होंने कहा कि संसद के अंदर हमारी आवाज को दबाने की कोशिश की जाती है। जिस क्षण कोई प्रधानमंत्री के सामने खड़ा हो जाता है तो वो चारों ओर घूमता है और फिर भाग जाता है। हरियाणा के नूह के घसेरा गाँव के अंदर मेवात दिवस समारोह को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा क्यों निकाली है इसके बारे में जानकारी देते हुए कहा कि संसद के अंदर हमारी आवाज को दबाया जाता है, इसीलिए हमने डायरेक्ट जनता से कांटेक्ट साधने का फैसला लिया और इसीलिए हम भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री के सामने अगर कोई खड़ा हो जाए तो संसद के अंदर टिकते नहीं है। साथ साथ एक और बड़ी अपडेट की माने तो राहुल गांधी ने इस दौरान कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने हजारों करोड़ रुपए मुझे और मेरी पार्टी कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने में खर्च कर दिए। कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ने फरीदाबाद के अंदर बयान देते हुए कहा कि 7-8 सालों से नरेंद्र मोदी सरकार ने हजारों करोड़ रुपए मुझे और कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने में खा कर दिए हैं। जनता को ये सब आप पता चल रहा है। इसी के साथ में उन्होंने कहा कि मोदी सरकार में इंजीनियर पकौड़ा बनाने को मजबूर हो गए हैं, उनके सपने पूरी तरीके से धूमिल हो चुके हैं। साथ साथ दोस्तों आपको बता दें कि हरियाणा के अंदर राहुल गांधी की पद यात्रा सुबह 6:30 बजे से ही लगातार चलती रहती है। दोस्तों और बड़ी बात यह है कि पूरे उत्तर भारत के अंदर कड़ाके की ठंड है और सुबह कोहरा रहता है। इसके बावजूद राहुल गांधी की पद यात्रा अपने टाइम पर निकलती है और बड़ी बात दोस्तों यह है कि इस दौरान कई जगह पर स्ट्रीट लाइट ही नहीं चलते रहते हैं, जिस पर कांग्रेस पार्टी के नेता जयराम रमेश ने बीजेपी की मनोहर लाल खट्टर सरकार पर आरोप लगाया है कि हरियाणा पुलिस ने लोगों को भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने से रोकने की कोशिश की है। वहीं पर गांव के अंदर बिजली के कनेक्शन भी काटे गए हैं और बिजली नहीं दे रहे हैं जानबूझकर ताकि सड़कों पर अंधेरा रहे और कोई भी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल न हो। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सरकारी अफसर राजनीतिक हथकंडों का इस्तेमाल करने से बचे। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि पुलिस ठीक से काम करे, नहीं तो उन्हें पता होना चाहिए कि सरकार तो आती जाती रहती है। ये दोस्तों पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले मध्य प्रदेश के अंदर भी राहुल गांधी की पद यात्रा शुरू होने से पहले ही कई जगह बैनर पोस्टर फाड़ दिए गए थे। कर्नाटका में भी ऐसा देखने को मिला था और सड़कों पर अंधेरा करना तो काफी आम बात हो गई है। ऐसा लगता है कि बिजली वहीं पर नहीं आती जहां से राहुल गांधी गुजरते हैं और खासकर बीजेपी के राज्यों के अंदर अंधेरा ऐसा दिखाई देता है दोस्तों जैसे मानो 2022 नहीं चल रहा बल्कि 1960-70 का दौर चल रहा है, जहां पर देश में बिजली पर्याप्त रूप से है ही नहीं। यानी इस तरीके की हरकतें भी की गई है और कांग्रेस पार्टी सारी हरकतों को समझते हुए अब जोरदार निशाना साध रही है। दोस्तों एक और बड़ी अपडेट की माने तो गुलाम नबी आजाद जम्मू कश्मीर के अंदर कांग्रेस पार्टी से इतर अपने आप को बड़ा नेता समझ रहे थे और इसी गलतफहमी में उन्होंने अपनी एक नई पार्टी बना ली दोस्तों, जिसका नाम उन्होंने डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी रखा। लेकिन 3-4 महीने बीते नहीं उससे पहले ही पार्टी के बड़े नेताओं ने इस्तीफा देते हुए गुलाम नबी आजाद की डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी को पूरी तरीके से मुक्त कर दिया है। आपको बता दें कि इस्तीफा देने वाले कोई छोटे मोटे नेता नहीं है बल्कि पूर्व मुख्यमंत्री तारा चंद्र है, पूर्व मंत्री डॉक्टर मनोहर लाल है और पूर्व विधायक बलवान सिंह वो कद्दावर नेता है जिन्होंने अपना
इस्तीफा दिया है। दोस्तों बड़ी बात यह है कि ये सारे के सारे नेता कम से कम 2-2, 3-4 सीटों पर अपना प्रभाव रखते हैं और इन चारों नेताओं की अब कांग्रेस पार्टी में वापसी के संकेत बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि गुलाम नबी आजाद अपने आप को बड़ा नेता समझ रहे थे। उन्हें लग रहा था कि जम्मू कश्मीर के अंदर वो अपनी पार्टी फ्लोट करेंगे और बड़ा समर्थन इकट्ठा कर लेंगे, लेकिन ये सारे नेता वापस से कांग्रेस पार्टी में आ गए हैं और एक तरीके से ठेंगा दिखाकर उन्होंने बता दिया है कि कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा पार्टी को धीरे धीरे मजबूत करती जा रही है। और गुलाम नबी आजाद जिस गफलत में थे कि उन्हें बहुत ज्यादा समर्थन है, बड़े नेता है, जम्मू कश्मीर के अंदर अपने दम पर जीत जाएंगे, तो शायद वो गफलत भी उनका दूर किया जा रहा है। आप लोग इस पर जो कुछ भी राय हो दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। रुक करते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर ईसाइयों को आरएसएस का गिफ्ट पहली बार करेगा क्रिसमस भोज। आपको बता दें कि संघ परिवार ईसाई समुदाय को जोड़ने की कोशिश करने में लगा हुआ है। दरअसल दोस्तों पहली बार अल्पसंख्यक मामलों के केंद्रीय राज्य मंत्री जॉन बार्डला मेघालय हाउस के अंदर एक क्रिसमस भोज का आयोजन करते हुए दिखाई दिए हैं। आपको बता दें कि आरएसएस से जुड़े हुए राष्ट्रीय ईसाई मंच के लोग भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। जम्मू कश्मीर से लेकर केरल तक के चर्च के प्रमुख इसमें हिस्सा लेंगे। वहीं पर आरएसएस के वरिष्ठ नेता इंद्रेश कुमार भी इस कार्यक्रम में शामिल होने की संभावनाएं जाहिर कर रहे हैं। दोस्तों बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के पैतृक संगठन आरएसएस ईसाई समुदाय के अंदर भी अपनी पैठ बनाने की कोशिश कर रहा है दोस्तों, लेकिन बीजेपी के लोग ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि केरल के अंदर अगर चुनाव जीतना है तो ईसाई समुदाय को साथ में लाना पड़ेगा और मेघालय नागालैंड में भी चुनाव जीतना है तो ईसाई समुदाय को ही साथ में लाना पड़ेगा। और यही बड़ा कारण है दोस्तों कि ईसाई समुदाय को साथ में लाने का प्रयास बीजेपी और उसका पैतृक संगठन आरएसएस कर रहा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि इसी दौरान एक और खबर ये आई कि गुजरात के अंदर सांता क्लॉज बनकर गिफ्ट बांट रहे शख्स को भीड़ ने जमकर पीट दिया और कहा कि ये हिंदुओं का इलाका है, यहाँ पर ये सब नहीं चलेगा। सांता क्लॉज बनकर गिफ्ट बांट रहे शख्स की जमकर पिटाई, कहा ये हिंदुओं का इलाका, यहाँ पर ये सब नहीं चलेगा। तो आप लोग समझ सके कि ईसाई अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को भी जिस तरीके से गुजरात में टारगेट किया गया है, खासकर उस राज्य के अंदर जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का कई दशकों से शासन है दोस्तों, और इस बार भी चुनाव बीजेपी जीत कर आई है। तो ऐसे में ईसाई समुदाय के लोग बीजेपी की बात कैसे मानेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। आप लोग की जो कुछ भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। रुक करते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहाँ पर दोस्तों सरकार ने संसद के अंदर ऐसी बड़ी बात बोल दी कि अब बीजेपी के नेता ही बैकफुट पर चले गए हैं। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के लोग राम मंदिर और राम सेतु को लेकर कांग्रेस पार्टी सरकार पर निशाना साधते हुए कहते थे कि कांग्रेस पार्टी के लोग सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए कहते हैं कि ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती है, भगवान राम एग्जिस्ट नहीं करते हैं, काल्पनिक है। उसके बाद अब बीजेपी की सरकार भी कुछ इसी तरीके के ढर्रे पर लौटी है। दोस्तों आपको बता दें कि सरकार ने संसद के अंदर भारत और श्रीलंका के बीच में राम सेतु के पुख्ता साक्ष्य नहीं होने की जानकारी दी है। स्पेस मिनिस्टर जितेंद्र कुमार ने गुरुवार को बीजेपी के सांसद कार्तिकेय शर्मा के राम सेतु पर पूछे गए सवाल पर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जिस जगह पर पौराणिक राम सेतु होने का अनुमान जाहिर किया गया है, वहाँ की सैटेलाइट तस्वीरें ली गई है। छिछले पानी में आइलैंड और चूना पत्थर दिखाई दे रहा है, पर यह दावा नहीं किया जा सकता कि ये राम सेतु के अवशेष हैं। दरअसल दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के यही नेता जब विपक्ष में रहते हैं या फिर यूं कहिए सत्ता से बाहर रहते हैं तो खुलकर राम मंदिर और राम सेतु का मुद्दा उठाते हैं दोस्तों, लेकिन अब जब उनकी सरकार है तो राम सेतु को प्रमाणिक नहीं बता रहे हैं, प्रमाणित नहीं किया जा सकता, इस तरीके की टिप्पणी की जा रही है। वहीं पर आपको बता दें कि बीजेपी के एक और राज्यसभा के सांसद है सुब्रमण्यम स्वामी, जिन्होंने टिप्पणी देते हुए बीजेपी सरकार से कहा था कि वो राम सेतु यानी एडम ब्रिज को राष्ट्रीय धरोहर घोषित करे, वरना कोर्ट में जाएंगे और इस पूरे मामले पर कोर्ट की ओर से आदेश लिया जाएगा। कुल मिलाकर दोस्तों भाजपा के नेता दोहरे मापदंड के तहत काम करते दिखाई दे रहे हैं, यानी बीजेपी में जो नेता बाहर हो चुका है अब वो हिंदुत्व का मुद्दा उठा रहा है और जो सत्ता में है वो पूरी तरीके से मुद्दे को भूल चुका है। तो कुल मिलाकर बीजेपी के लोग जिस तरीके की राजनीति करते हैं ये साफ तौर पर दिखाता है कि कहीं न कहीं बहुसंख्यक समुदाय के लोगों को हर मुद्दे पर मूर्ख बनाने की कोशिश की जाती है। साथ साथ एक और बड़ी अपडेट ये है कि राजस्थान के अंदर पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती पर भरतपुर के अंदर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दोस्तों बड़ी बात यह रही कि सीएम अशोक गहलोत, सचिन पायलट और उत्तर प्रदेश की पार्टी आरएलडी के नेता जयंत चौधरी और पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक एक मंच पर दिखाई दिए हैं। सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट की मौजूदगी ने जहां पर एक और ये बात स्पष्ट कर दी है कि कांग्रेस पार्टी कुनबा एकजुट है, तो दूसरी ओर दोस्तों सत्यपाल मलिक का इस मंच पर होना बड़े संकेत दे गया है। दोस्तों भरतपुर के एमएसजे कॉलेज ग्राउंड में जनसभा को संबोधित करते हुए सारे नेताओं ने अपनी अपनी बातें रखी है, लेकिन सत्यपाल मलिक की मौजूदगी बीजेपी के लिए जहां पर एक और चिंता का विषय है, वहीं पर राजस्थान के अंदर कांग्रेस पार्टी को जाट मतदाताओं में और ज्यादा प्रभावित बनाने के लिए इस रैली का आयोजन किया गया होगा। दोस्तों इसके पीछे सबसे बड़ा तर्क यह है कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी यानी हनुमान बेनीवाल की पार्टी जो जाट समुदाय के ज्यादा से ज्यादा समर्थन इकट्ठा करती है, उससे कांग्रेस पार्टी को आने वाले चुनाव में थ्रेट है। और यही बड़ा कारण है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर जाट मतदाताओं के बीच में काफी पॉपुलर पार्टी आरएलडी को कांग्रेस पार्टी अपने साथ में लाकर प्रचार कर रही है। दोस्तों कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी चुनाव से पहले हर तरीके के राजनीति का इस्तेमाल कर रही है। देखते हैं इससे कितना फर्क पड़ेगा, लेकिन एक बात यह है कि सत्यपाल मलिक की मौजूदगी कहीं न कहीं आने वाले दिनों के अंदर एक बड़े किसान आंदोलन की ओर भी संकेत दे रहा है दोस्तों, क्योंकि सत्यपाल मलिक ने मेघालय के राज्यपाल होते हुए भी बीजेपी का नेता होते हुए भाजपा पर निशाना साधा था और कहा था कि वो 2024 के अंदर एक एक्टिव राजनीति
राजनीति करेंगे और पहली बार किसी मंच पर दिखाई दिए हैं। आने वाले दिनों के अंदर उनका क्या कुछ कार्यक्रम रहेगा, आप तक लगातार अपडेट पहुंचाते रहेंगे दोस्तों। वहीं पर आरएसएस ने क्रिसमस भोज का आयोजन किया। सीएम भूपेश बघेल ने इस पर टिप्पणी करते हुए कहा कि वोट नहीं करवाता, इनको सिद्धांत से कोई लेना देना नहीं है। मीडिया के अनुसार अल्पसंख्यक मामलों के केंद्रीय मंत्री के द्वारा बुलाए गए भोज पर मीडिया से बात करते हुए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने टिप्पणी की है दोस्तों। भूपेश बघेल ने कहा कि वोट क्या नहीं कराता, बीजेपी की जमीन खिसक गई है, इनको सिद्धांत से कोई लेना देना नहीं है, बस सत्ता में बने रहना इनका एकमात्र उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि आपको पता है कि महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और कई क्षेत्रों के अंदर लोकतंत्र की चोरी हुई। अब बीजेपी गुजरात, उत्तर प्रदेश, गोवा, उत्तराखंड और नॉर्थ ईस्ट के कुछ राज्यों के अंदर बची हुई है। बस एक पट्टी बीजेपी की बची हुई है। इनको कांग्रेस पार्टी मुक्त भारत बनाना था, लेकिन ये जल्द ही खुद भारत से मुक्त हो जाएंगे, यानी भाजपाइयों की हार पूरे देश भर के अंदर सुनिश्चित हो जाएगी। साथ साथ दोस्तों अनिश्चितकालीन के लिए रद्द कर दिया गया राज्यसभा और लोकसभा का सत्र। 6 दिन पहले ही खत्म हुआ था शीतकालीन सत्र। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी सरकार के मुरीद हुए गडकरी जमकर तारीफ की है, यानी दोस्तों बीजेपी के नेता की ओर से कांग्रेस पार्टी की सरकार को तारीफ मिल रहा है। तो ये अच्छी बात है, क्योंकि बीजेपी के लोगों को समझ में आने लगा है कि कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी की राज्य सरकार अच्छा काम कर रही है दोस्तों। इसकी तारीफ भी की गई है। वहीं पर संसद में मास्क और शादी में बिना मास्क, संजय सिंह बोले, कहा एक एक्टर को दिन में 2 रोल करने पड़ते हैं। दरअसल दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर ये टिप्पणी की गई है। आम आदमी पार्टी के सांसद ने कहा कि इसमें बुरा मानने की क्या बात है, कई बार एक्टर को एक दिन में 2 बार 2 अलग अलग रोल करने पड़ते हैं। फिर ये तो हमारे प्रधानमंत्री जी है, संसद के अंदर मास्क पहनते हैं और शादी में जाते हैं तो बिना मास्क के पहुंच जाते हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी की दोनों तस्वीर शेयर करते हुए दोस्तों ये तंज कसा गया है। वहीं पर दिल्ली के एमसीडी इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी को मात्र 104 सीटें मिली थी, आम आदमी पार्टी को 134 सीटें मिली थी, यानी पूर्ण बहुमत आम आदमी पार्टी के खाते में गया था। इसके बावजूद बीजेपी के लोग कह रहे थे कि मेयर का चुनाव हम जीत जाएंगे, डिप्टी मेयर भी हम बनाएंगे, इस तरीके की बातें बीजेपी के लोग कर रहे थे। जिस पर लोगों ने सवाल पूछा तो क्या आपके पास बहुमत है, अगर नहीं है तो आप क्या जोड़ तोड़ करेंगे, क्या आप खरीदेंगे पार्षदों को? यही एकमात्र तरीका है कि बीजेपी अपना मेयर बना पाए। और उसके बाद बीजेपी की जमकर किरकिरी हुई तो अब बीजेपी के नेताओं ने बयान देते हुए कहा है कि वो मेयर के चुनाव में हिस्सा नहीं लेंगे और डिप्टी मेयर के चुनाव में भी कोई हिस्सा नहीं लेंगे दोस्तों। यानी आम आदमी पार्टी का मेयर भी बनेगा और डिप्टी मेयर भी बनेगा, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर 2, 4, 5 खरीद भी लेंगे दोस्तों तो कांग्रेस पार्टी के अंदर जितने भी पार्षद जीत कर आए हैं वो सारे के सारे मुस्लिम समुदाय से हैं और उनका भाजपा में जाना काफी मुश्किल है। और इसीलिए बीजेपी को शायद यही डर सता रहा है कि अगर 4, 5, 6, 10 तोड़ भी लेंगे तो भी आम आदमी पार्टी के पार्षद तो चले जाएंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी का एक नेता भी टस से मस नहीं होगा। और खासकर मुस्लिम समुदाय से आने वाले हैं तो वो बीजेपी में वैसे भी नहीं जाएंगे, उनकी राजनीति को सूट भी नहीं करेगा दोस्तों। और एक और बड़ी अपडेट यह है कि रेवंत रेड्डी को हटाने की मांग करने वाले 5 नेताओं को बाहर का रास्ता दिखाया गया था। कांग्रेस पार्टी ने एक बोल्ड डिसीजन लिया था। इस पर अब दिग्विजय सिंह की ओर से टिप्पणी सामने आई। उन्होंने कहा कि पार्टी से बढ़कर कोई नहीं होता, पार्टी के खिलाफ कोई भी टिप्पणी करेगा सार्वजनिक मंच से तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दरअसल दोस्तों 5 नेताओं को हटाया गया था जो रेवंत रेड्डी के खिलाफ बयानबाजी कर रहे थे और कह रहे थे कि रेवंत रेड्डी कांग्रेस पार्टी को खत्म कर रहे हैं, जबकि हकीकत यह है कि तेलंगाना के अंदर रेवंत रेड्डी काफी फेमस नेता है दोस्तों। और एक और बड़ी अपडेट की मानते आरएलडी की ओर से कुछ तस्वीरें शेयर की गई है, जिसमें समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि मंडल के लोग भी इसमें रैली के दौरान मौजूद है दोस्तों। जयंत चौधरी खड़े हैं और उनके साथ में सचिन पायलट भी है, अशोक गहलोत भी है। साथ साथ चीन और सोनिया गांधी पर विवाद के बीच में अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिए गए सदन में 102% और 97% की प्रोडक्टिविटी रही है, यानी जो काम काज किए गए हैं वो जो तय किए गए थे उनमें से लगभग 100% काम हो चुके हैं, इस तरीके का दावा किया गया है दोस्तों। आपको बता दें कि चाइना के मुद्दे पर बीजेपी की सरकार जवाब देने से कतरा रही थी और इसीलिए शायद 6 दिन पहले ही पूरा कार्यक्रम रद्द कर दिया गया है। और कांग्रेस पार्टी के लोग भारत जोड़ो यात्रा में शामिल है तो उनको अब ज्यादा फर्क भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा को सफल बनाने का काम करना है। और एक और बड़ी अपडेट की माने तो देश छोड़ने से दूर नहीं होगा नफरत, आरजेडी के नेता के बयान पर फारूक अब्दुल्ला की ओर से रिएक्शन सामने आया है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने आरजेडी के नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी के बयान पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि देश जरूर मुश्किल से गुजर रहा है, नफरतें बढ़ रही है, लेकिन देश छोड़ने से नफरत नहीं घटेगी। देश में रहकर हमें इस आग को खत्म करना पड़ेगा। सभी लोग खराब नहीं है, अच्छे लोगों की संख्या बहुत बड़ी है। आरजेडी के सीनियर लीडर अब्दुल बारी सिद्दीकी ने 10-12 दिन पहले पटना में आयोजित एक कार्यक्रम में मुसलमानों के भारत में रहने की परिस्थितियों को लेकर सवाल खड़े किए थे। उन्होंने कहा था कि मेरा बेटा हार्वर्ड में पढ़ रहा है, बेटी लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पास आउट है, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों की काफी बुरी स्थिति है। उन्होंने कहा कि मेरे बेटा बेटियों ने कहा है कि नौकरी उधर ही करेंगे, सिटीजनशिप भी वहीं का ले लेंगे। अब इंडिया में रहना हमारे लिए ज्यादा अच्छा नहीं है और इंडिया का माहौल ठीक नहीं है। कुल मिलाकर दोस्तों भारत को लेकर की गई इस टिप्पणी के बाद अब तरह तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है और बीजेपी के लोगों ने क्या प्रतिक्रियाएं दी होगी ऐसा आप लोग जानते ही हैं। बताएंगे आपको क्या कहा था भाजपा के नेता ने। वहीं पर अखिलेश यादव का भाजपा पर हमला, बोले मैनपुरी मॉडल ने गुजरात मॉडल को फेल कर दिया है। यानी मैनपुरी में चुनाव जीतने के बाद अखिलेश यादव देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के लिए पहुंचे और उनके साथ में शिवपाल यादव और मैनपुरी की सांसद डिम्पल यादव भी मौजूद रही। वहीं दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी को लेकर सपा के प्रवक्ता ने टिप्पणी करते हुए कहा कि ईडी, सीबीआई और
इनकम टैक्स के साथ अब कोरोना भी प्रधानमंत्री मोदी की टीम में शामिल हो गया है, जो सिर्फ विपक्ष की रैलियों में आता है। बाकी प्रधानमंत्री मोदी जितनी चाहे रैलियां करे, कोई दिक्कत नहीं है। वही एक और बड़ी अपडेट दोस्तों ये है कि बीजेपी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने अखिलेश यादव के खिलाफ परिवाद दाखिल किया है और समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ भी ये दर्ज कराया गया है। दरअसल उनका कहना है कि समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल से उनके खिलाफ और उनके परिवार के खिलाफ अभद्र टिप्पणियां की जा रही है, जिसके बाद पुलिस में मामला दर्ज कराया गया है। मामले पर कड़ी कार्रवाई करने के लिए कहा गया है। वहीं पर राहुल गांधी को लिखे पत्र पर दिग्विजय सिंह ने साधा निशाना, बोले देश के अंदर मेडिकल इमरजेंसी नहीं घोषित हुई है कि इस तरीके से राहुल गांधी को यात्रा रोकने के लिए कहा जा रहा है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि भारत सरकार के द्वारा देश में मेडिकल इमरजेंसी घोषित करने या कोविड वेरिएंट के बारे में चर्चा करने से पहले ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने राहुल गांधी को एक लेटर लिखा था। दिग्विजय सिंह ने इसी पर सवाल खड़ा किया है। दोस्तों एक और बड़ी अपडेट की माने तो केरल के पत्रकार सिद्दीकी कपन को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बेल दे दी है। 2 साल के बाद उनको जेल से बाहर निकलने की इजाजत दी गई है। और एक और बड़ी अपडेट की माने तो मुलायम सिंह यादव से छीनी कुर्सी चाचा शिवपाल को देंगे अखिलेश यादव, केशव प्रसाद मौर्य की ओर से ये टिप्पणी सामने आई है। दोस्तों ये वही केशव प्रसाद मौर्य है जो कुछ दिनों पहले शिवपाल यादव की जमकर तारीफ कर रहे थे, जब उनको उम्मीद थी कि शिवपाल यादव भारतीय जनता पार्टी के साथ में मिल जाएंगे और उनको फायदा पहुंचाएंगे। लेकिन शिवपाल यादव एक मंझे हुए नेता है दोस्तों, और उन्होंने अपनी पुरानी पार्टी के साथ में रहने का ही फैसला लिया है, जिसके बाद बीजेपी के लोग जो बड़े बड़े ख्वाब देख रहे थे उनके ख्वाब टूट गए। और उनमें से एक नेता है केशव प्रसाद मौर्य, जो अब वो टिप्पणी कर रहे हैं कि मुलायम सिंह यादव जी से छीनी गई कुर्सी चाचा को देना चाहते हैं अखिलेश यादव। साथ दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में झड़प के बाद चीन और भारत के बीच में पहली बार बैठक हुई है। कांग्रेस पार्टी ने इसको लेकर सवाल पूछा है। अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित खबर के मुताबिक सेना के कोर कमांडर स्तर की बैठक का मकसद लद्दाख में चीन से लगी सीमाओं से जुड़े मुद्दे को सुलझाना था। इसके बाद बीते गुरुवार को इस बारे में साझा बयान जारी किया गया था, जिसमें बताया गया है कि दोनों पक्ष प्राथमिक तौर पर पश्चिम सेक्टर पर सुरक्षा और स्थिरता का माहौल बनाए रखने के लिए तैयार हो गए हैं। बता दें कि भारत और चीन की सेना बीते सितंबर में गोगरा हॉट स्प्रिंग क्षेत्र में पीछे हट गए और उसके बाद 16वें दौर की कमांडर स्तर की बैठक पूरी हुई। दोस्तों 17वें दौर की बैठक मंगलवार को की गई है और इसी पर कांग्रेस पार्टी ने सवाल पूछा है कि क्या क्या बातचीत हुई है और किस तरीके से मामले पर आगे बढ़ा जा रहा है। पूरी डिटेल जानकारी सरकार को विपक्ष को देनी चाहिए। वही दोस्तों एनसीआर पहुंची राहुल गांधी की पदयात्रा, तो कांग्रेस पार्टी ने प्रस्तावित रूट को लेकर जबरदस्त तैयारी कर रखी है। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी की इस यात्रा में कई सारे ऐसे नाम शामिल होंगे जिनका अभी तक चर्चा नहीं चल रहा है, उनका नाम रिवील नहीं किया गया है, लेकिन कुछ चौंकाने वाले नाम भी होंगे। वहीं पर दोस्तों पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर एक्शन लेने में देरी करने पर केरल सरकार ने मांगी माफी। हाई कोर्ट की नाराजगी को लेकर ये माफी मांगा गया है। बेंच ने कहा कि सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना एक गंभीर अपराध है, इसके लिए जिम्मेदार लोगों से सख्ती से निपटा जाना चाहिए। पिछले हफ्ते की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने देरी के लिए सरकार की खिंचाई की है। दोस्तों वहीं पर सिर्फ बीजेपी ही ऐसी पार्टी है जिसने कोविड को लेकर राजनीति की। एनडीटीवी से बात करते हुए जयराम रमेश की ओर से ये टिप्पणी सामने आया दोस्तों। और इसी के साथ में राज्यसभा के सभापति धनखड़ ने कहा कि यूपीए की अध्यक्षा सोनिया गांधी का बयान मेरी समझ से परे है। न्यायपालिका को कमजोर करना मेरे विचारों से बिल्कुल भिन्न है। यह लोकतंत्र का स्तंभ है। मैं नेताओं से आग्रह करता हूं कि अपेक्षा करता हूं कि वे उच्च संवैधानिक पदों पर पक्षपात होने का आरोप न लगाए, इससे संस्थानों की क्रेडिबिलिटी भी कम हो जाती है। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी ने सदन में इस मुद्दे को उठाया और वरिष्ठ सहयोगी और विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने मांग की कि अगर एक लोकसभा के सदस्य यानी सोनिया गांधी बाहर बात करती हैं तो राज्यसभा में इस पर चर्चा नहीं की जानी चाहिए। सोनिया गांधी ने कहा था कि सरकार न्यायिक सुधार के बहाने न्यायपालिका को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। इस पर आपत्ति जाहिर करते हुए उपराष्ट्रपति और धनखड़ ने न्यायपालिका को लेकर टिप्पणी देते हुए कहा कि ऐसी टिप्पणी सामने नहीं आनी चाहिए। दोस्तों लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि भाजपा के लोग सदन के बाहर तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं और ऐसे बयान देते हैं जो पूरी तरीके से संवैधानिक भी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद इस बात का ख्याल रखा जाता है कि उन मुद्दों पर चर्चा की जगह जो सदन में कही गई बात हो मात्र उसी पर चर्चा किया जाए। विपक्ष की ओर से इसको लेकर एक पॉजिटिव भूमिका भी निभाई जाती है, लेकिन सत्ता पक्ष के लोग चाइना के मसले पर दोस्तों बिल्कुल भी डिबेट कराने को तैयार नहीं है और यही बड़ा कारण है कि कुछ भी बहाना देकर सदन की कार्रवाई को 6 दिन पहले ही स्थगित कर दिया गया है। साथ साथ बीजेपी कार्यकर्ताओं को सरकारी पैसे से 90 बार खाना खिलाया गया था। इस तरीके के आरोप पर जबरदस्त संग्राम देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के विधायक जीतू पटवारी को विधानसभा में कागज लहराते हुए सरकार पर निशाना साधना भारी पड़ गया। दरअसल दोस्तों जीतू के आरोप पर संसदीय कार्य मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने जानकारी देते हुए पलटवार किया। उन्होंने कहा कि मैं आपको साक्ष्य दिखाता हूं कि ये जो सवाल उठाया गया, ये जो आरोप लगाए गए हैं पूरी तरीके से गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। दरअसल दोस्तों उन्होंने कुछ रिपोर्ट दिखाई है और कुछ दस्तावेज दिखाए हैं। हालांकि जीतू पटवारी इस दस्तावेज से बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखते हैं और मामला अभी भी लगातार आरोप प्रत्यारोप का बना हुआ है। साथ साथ आपको बता दें कि क्या भगवा हिंदुओं का और हरा मुसलमानों का है। बेशर्म रंग विवाद पर फारूक अब्दुल्ला ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि रंग पर राजनीति करना पूरी तरीके से सबसे न्यूनतम स्तर की राजनीति है और इससे बचना चाहिए। वहीं पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिल्ली के अंदर कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों की बैठक ली है। इसमें मास्टर प्लान तैयार किया गया है। दोस्तों कांग्रेस पार्टी के सभी राज्यों के
महासचिवों और प्रभारियों के साथ में ये बैठक ली गई है और खासकर चुनावी राज्य को लेकर ज्यादा फोकस भी किया गया है। वहीं पर मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का ट्विटर अकाउंट हैक किया गया, 2 घंटे के बाद से वापस रिकवर हो गया है। साथ साथ दोस्तों कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली में होने वाली राहुल गांधी की पदयात्रा को लेकर सभी कार्यकर्ताओं से मास्क पहनने के लिए कहा है। अगर आप लोग को एक भी खबर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। जुड़े दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।